नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। अजमेर में अमेरिकी पिस्टल और स्कॉर्पियो जब्त। स्वयं जनगणना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे नागरिक, दाहोद एसपी की अपील, पोर्टल पर घर बैठे दे जानकारी। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, ओबीसी आयोग 20 जून तक दे रिपोर्ट। सरकार 31 जुलाई तक कराए पंचायत निकाय चुनाव। फतेहपुरा में मेगा कैंप, 22 गांव के लोगों को मिली सुविधा। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आयोजन। चंबल अभ्यारण्य में बजरी माफिया पर पुलिस का वार, 2 साल में 392 केस दर्ज, मालिक चालक दोनों गिरफ्तार। धाराडूंगर में आग से 2 घर खाक, 14 लाख का नुकसान। आप प्रभारी गरासिया ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। दाहोद में आईसीडीएस की अहम बैठक हुई। पोषण संगम और नए लाभार्थियों के पंजीकरण पर चर्चा। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। अजमेर जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना बांदर सेंदरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक मेड इन यूएसए अवैध पिस्टल, मैगजीन, 6 जिंदा कारतूस और एक स्कॉर्पियो कार जब्त की है। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण लालचंद कायल एवं वृत्ताधिकारी किशनगढ़ ग्रामीण आयुष वशिष्ठ के सुपरविजन में थानाधिकारी दयाराम चौधरी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी। पुलिस टीम बुधवार 20 मार्च को हल्का गश्त के दौरान NH 48 रोड से राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सेंदरी के गेट नंबर 1 की ओर जाने वाली सड़क पर पहुंची। वहां ब्लैक फिल्म लगी एक संदिग्ध स्कॉर्पियो DL 9C BG 3541 खड़ी मिली। कार में बैठे 2 युवक पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। तलाशी में आरोपी विनय कुमार जाट पुत्र कृष्ण कुमार 26 वर्ष के कब्जे से एक लोडेड पिस्टल, मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस मिले। वहीं आरोपी जयवीर सिंह जाट पुत्र रामेश्वर सिंह 26 वर्ष के पास से 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। दोनों नजफगढ़ दिल्ली के निवासी हैं। आरोपियों के पास हथियारों का कोई वैध लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई में SHO दयाराम चौधरी, हेड कांस्टेबल राजूलाल, कांस्टेबल अनिल कुमार, हरिनारायण, राम सिंह, जितेंद्र सिंह और कांस्टेबल चालक भोजराज शामिल थे। दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा ने जिले के नागरिकों से आगामी जनगणना में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश के सर्वांगीण विकास का मुख्य आधार सही और सटीक जानकारी पर टिका है। इसी जानकारी के आधार पर सरकार भविष्य की विकास योजनाओं और नए कदम उठाती है। गुजरात में 1 जून 2026 से जनगणना की शुरुआत होने जा रही है। इसी जनगणना में एकत्र की गई जानकारी का उपयोग राज्य के अलग अलग क्षेत्रों के विकास कार्यों और उनके सटीक नियोजन के लिए किया जाएगा। प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से 17 मई 2026 से स्वयं जनगणना की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। एसपी रविराज सिंह जाडेजा ने नागरिकों से इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ देने की अपील की। उन्होंने बताया कि स्वयं जनगणना का हिस्सा बनने के लिए प्रत्येक नागरिक को वेबसाइट पर जाना होगा। इस पोर्टल पर पूछे गए सभी प्रश्नों के सही जवाब देकर नागरिक अपने और अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। एसपी ने कहा कि दाहोद जिले के नागरिक तकनीक का अधिकतम उपयोग करें। सभी जागरूक नागरिक इस ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाकर इस महत्वपूर्ण कार्य को सरल, सटीक और मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। हमारी सही जानकारी ही देश के सुदृढ़ भविष्य की नींव रखेगी। राजस्थान में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 31 जुलाई 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव पूरे कराए जाए। कोर्ट ने सरकार की दिसंबर तक चुनाव टालने की मांग को नामंजूर कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित ओबीसी आयोग 20 जून 2026 तक अपनी रिपोर्ट दे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने यह अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में 11 मई को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार तय समय में चुनाव नहीं करा सकी। इसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर समय मांगा। सरकार का तर्क था कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लंबित है और ओबीसी आरक्षण तय हुए बिना चुनाव संभव नहीं है। राज्य चुनाव आयोग ने भी सरकार का समर्थन किया था। सरकार ने बीते दिनों ओबीसी आयोग का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया था। इस पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिरिराज सिंह देवदा ने सवाल उठाए थे।
याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सरकार पिछले 1.5 साल से जानबूझकर चुनाव टाल रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब भजनलाल सरकार पर 31 जुलाई तक चुनाव कराने का दबाव है। कांग्रेस ने फैसले पर खुशी जताई। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार हार के डर से चुनाव टाल रही है। पहले परिसीमन और अब ओबीसी आयोग का बहाना बनाया। हालांकि सरकार के पास अभी विकल्प खुले हैं। वह हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है कि वह कोर्ट के आदेश की पालना करती है या सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले की फतेहपुरा तहसील में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आज मोटीरेल पूर्व प्राथमिक स्कूल में मेगा कैंप लगाया गया। तहसील पंचायत कार्यालय फतेहपुरा के परिपत्र के अनुसार इस कैंप में विशाल जनसुनवाई और आईईसी अभियान के तहत विभिन्न सेवाएं दी गई। इस मेगा कैंप में मोटीरेल पूर्व क्लस्टर के 22 से अधिक ग्रामीण इलाकों के नागरिकों को घर के पास ही सभी सरकारी सेवाओं का लाभ मिला। इस क्लस्टर में माधवा, पिपलिया, बागवड़ला, फतेहगढ़ी सहित कई गांव शामिल हैं। कैंप में तहसीलदार कार्यालय, तहसील पंचायत और स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों ने एक ही जगह से काम लिया। यहाँ नए आधार कार्ड, राशन कार्ड बनाने और सुधार का काम हुआ। सामाजिक सुरक्षा के तहत विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और वृद्ध पेंशन की अर्जियां ली गई। जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी बनाए गए। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत, पीएमजेवाई कार्ड, मातृ वंदना योजना, मिशन इंद्रधनुष और टीबी मुक्त भारत के तहत सेवाएं दी गई। वित्तीय और रोजगार योजनाओं में पीएम जनधन मुद्रा योजना, पीएम विश्वकर्मा, स्टैंड अप इंडिया और पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया गया। किसान कल्याण के लिए पीएम किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड संबंधी काम हुआ। मामलातदार कार्यालय और तहसील पंचायत फतेहपुरा के मार्गदर्शन में ब्लॉक लेवल इम्प्लीमेंटेशन टीम ने पूरे कैंप का संचालन किया। चंबल अभ्यारण्य अवैध बजरी खनन, भंडारण और परिवहन पर डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर पुलिस जनवरी 2025 से ही जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। एडीजी कानून व्यवस्था पीके सिंह ने बताया कि अप्रैल 26 तक धौलपुर और करौली में 392 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें से 342 मामलों में कोर्ट में आरोप पत्र पेश हो चुके हैं। पुलिस ने माफिया के संगठित तंत्र को तोड़ने के लिए 195 मामलों में चालकों के साथ वाहन मालिकों को भी गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि 2024 से अब तक पकड़े गए 70 आरोपी रिपीट ऑफेंडर हैं, जो बार बार इस धंधे में लिप्त मिले। धौलपुर पुलिस ने एसपी विकास सांगवान के नेतृत्व में जनवरी 25 से अप्रैल 26 तक रिकॉर्ड 353 मुकदमे दर्ज किए। 306 मामलों में चालान पेश हो चुका। 187 मामलों में चालक और मालिक दोनों को पकड़ा गया है। 68 आदतन अपराधी चिन्हित हुए। 37 गंभीर मामलों में बीएनएस की धारा 112(2) जोड़ी गई। अवैध कमाई से बनी संपत्ति कुर्क करने के लिए 3 इस्तगासे दाखिल किए गए। एक में कुर्की का आदेश हो चुका है। करौली पुलिस ने एसपी लोकेश सोनवाल के नेतृत्व में 2023 से मई 26 तक 76 केस दर्ज कर 72 में चालान पेश किए। 44 वाहन मालिक और 80 चालक गिरफ्तार किए गए। इस दौरान 361 टन अवैध बजरी और 102 वाहन जब्त किए गए। पुलिस टीम में चंबल किनारे गांव में जेसीबी से बजरी के स्टॉक नष्ट कर रही है और लोगों को समझाइश दे रही है कि चंबल बजरी खनन परिवहन कानूनी अपराध है। गुजरात के निकटवर्ती गुरु गोविंद लिंगनी तहसील के धारा डूंगर गांव में आग ने 2 परिवारों की जिंदगी उजाड़ दी। रात के समय कसूरी सरता और नकुली सरता के घरों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते दोनों मकान आग की चपेट में आ गए। आग में घर गृहस्थी का सामान, महत्वपूर्ण दस्तावेज और नकदी जलकर राख हो गई। प्राथमिक अनुमान के अनुसार दोनों परिवारों को मिलाकर करीब 14 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हादसे के बाद दोनों परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर आम आदमी पार्टी के झालोद विधानसभा प्रभारी और प्रदेश ज्वाइंट सेक्रेटरी अनिल गरासिया धारा डूंगर पहुंचे। उन्होंने मौके पर जाकर आग से जले मकानों का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। अनिल गरासिया ने बताया कि स्थानीय प्रशासन ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों को कोई सहायता नहीं मिली। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे सरकार के समक्ष उचित मांग रखकर पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता दिलवाएंगे। स्थानीय ग्रामीणों ने भी प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा और मदद दी जाए ताकि वे फिर से अपना जीवन शुरू कर सकें। दाहोद में जिला विकास अधिकारी और जिला प्रोग्राम ऑफिसर की अध्यक्षता में आईसीडीएस विभाग की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी सीडीपीओ और मुख्य सेविकाएं शामिल हुई। बैठक के दौरान पोषण संगम अभियान के तहत चल रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों ने अभियान की प्रगति जानी और जरूरी दिशा निर्देश दिए।
साथ ही नए लाभार्थियों की पहचान कर उनका पंजीकरण समय पर और सही तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा आंगनबाड़ी विजिट ट्रैकर के अंतर्गत की जा रही फील्ड विजिट की कार्यवाही, जानकारी अपडेट करने की प्रक्रिया और जमीनी स्तर पर निगरानी को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने कहा कि विजिट की रिपोर्ट नियमित रूप से अपडेट की जाए ताकि योजनाओं की मॉनिटरिंग बेहतर हो सके। बैठक में जिला विकास अधिकारी और जिला प्रोग्राम ऑफिसर ने सभी कर्मचारियों को सरकार की गाइडलाइन के अनुसार काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पोषण और बाल विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ जिले के हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचाना चाहिए। कुपोषण मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जमीनी स्तर पर गंभीरता से काम करने को कहा गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।